रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन दोनों का बड़ा भाई है। इन दोनों स्टेटमेंट, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब ये इसकी मीनिंग समझो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी एक दूसरे के साथ आयंस का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स। जैसे अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये देखो, ये ना अपने आप में जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ बनेगा Na+ और यहाँ पर बनेगा SO4 2-। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये बनेगा Ba+2 और यहाँ बनेगा Cl-। तो देखो इसके अंदर भी एक कैटायन है, इसके अंदर भी एक एनायन है, इसके अंदर भी एक कैटायन है, इसके अंदर भी एक एनायन है। इसके अंदर एनायंस कैटायंस का एक्सचेंज होगा। क्या मतलब? हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर लेकर आए। उसका फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखिए, उसमें बहुत ही बेसिक्स की बात की है और उसमें बैलेंसिंग वगैरह सिखाया है बहुत ही बेसिक से। आज हम सेकंड लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको यहाँ पे फिनिश कर दें। तो आइए सेकंड लेक्चर में देखते हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने तकरीबन सारे लिख दिए हैं। हमारे पास मैक्सिमम 9 टाइप का है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 टाइप्स हैं वो ज्यादातर जनरली रिपीट होते हैं और ये चीजें जो है वो थोड़ी सी आपको इसमें यूज हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में एग्जांपल भी लूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, मगर अभी एक सबका एक ओवरव्यू लेने के लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, इसके लिए मैंने सारा लिख दिया और उसको एग्जांपल से, एक ऐसी बेसिक एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश करी है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है चीजें क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास रिएक्टेंट में एक ए है, कोई एलिमेंट होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, एक ए और एक बी, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बाकी डिटेल आगे देखेंगे। दूसरा देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, देखो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट लिखा है AB, ये कोई कंपाउंड होगा और वो क्या हो गया आपस में जब वो डिकम्पोज होगा तो उसने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स यानी प्रोडक्ट उसने एक से ज्यादा दिया है और रिएक्टेंट में एक था, यानी कि एक रिएक्टेंट जब डीकम्पोज होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसी तरह हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेस कर देता है, यानी यहाँ पर देखो हमारे पास एक कंपाउंड है AB और इसमें हमने कोई दूसरा मॉलिक्यूल डाला है C, तो ये C क्या करेगा कि इसके कंपाउंड्स के अंदर में किसी एक को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे देखो B की पोजीशन पर C आ चुका है और B को इसने बाहर डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मतलब, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का हो रहा है और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स का होगा। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ देखो AB और CD लिखा है, तो अब यहाँ पे देखिए A के साथ D आ चुका है AD प्रोडक्ट में और C के साथ B आ गया है तो CB, यानी इसके अंदर जो अपने आयंस के एक्सचेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं, यानी ये समझ लो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ये दो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं कि जब रिएक्शन हो और रिएक्शन के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होता हो। यानी आप ऐसा कोई एग्जांपल समझो कि अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर कोई कंपाउंड है और उसमें हमने कोई चीज ऐड कर दी, तो अब जब टेस्ट ट्यूब को आप टच करोगे प्रोडक्ट बनने के वक्त तो वो आपको वार्म फील होगा, उसका टेम्परेचर राइज हो चुका होगा, गर्म महसूस होगा आपको। ऐसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनने के साथ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जैसे वो रिएक्टेंट है, अब वो रिएक्टेंट कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो इस वाले केस में आप उसका उल्टा समझ सकते हो कि अगर हमने दो चीजों को आपस में मिक्स करा या कोई ऐसी चीज है जो आपस में डिकम्पोज होने के बाद उसका जब टच करोगे, उसको बाहर से उसके कंटेनर को, तो आपको कूल महसूस होगा, पहले से ठंडा महसूस होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट एब्जॉर्ब करती हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाकी और आगे देखेंगे और भी है एक। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता हो, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और एक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो मैंने ये अपनी मर्जी से कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं ABCD के फॉर्म में ताकि आपको चीजें थोड़ी सा आइडिया लगे। बाकी डिटेल में विद एक्चुअल एग्जांपल्स और उसके डेफिनेशन के साथ आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि हमने देखा था वही डिफाइन किया यहाँ पे, द रिएक्शन। अच्छा, यहाँ रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा है RXN, ये एब्रीविएशन मैंने रिएक्शन के लिए यूज किया है। आप पेपर में ये मत लिखना, आप पूरा रिएक्शन का स्पेलिंग के साथ लिखना, हम यहाँ पे शॉर्ट में यूज कर रहे हैं। तो द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है, 3 रिएक्शन के एग्जांपल लिखे हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्टेंट कितने हैं? 2, प्रोडक्ट कितना है? 1। यहाँ देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, रिएक्टेंट कितने हैं? 2, प्रोडक्ट कितना है? 1। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट देगा। अब मेरी एक एडवाइस ये है कि आप इसमें से ये दोनों तो बहुत ही इजी आप याद कर लोगे, बट ठीक है ये याद कर लो, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला याद करके रखो। इसका बेनिफिट आपको बताऊंगा मैं आगे क्यों ये वाला याद करवा रहा हूं। अगर ये कर लो तो बहुत बेहतर है। अच्छा, हर रिएक्शन से एटलीस्ट आपको एक एग्जांपल तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी कि एक रिएक्टेंट स्प्लिट होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये कई तरह से होते हैं, इसके एग्जांपल्स देखो। पहला है हमारे पास थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस क्या होता है? थर्म बेसिकली हीट के लिए यूज करते हैं। तो डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी इसमें जो डीकंपोजिशन करवाएंगे वो हीट की हेल्प से करवाते हैं। अब देखो ये जो डेल्टा, ये जो ट्रायंगल का जो बनाया है, इस ट्रायंगल की मीनिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हीट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2। अब ये आपको लर्न करना है, इसमें कुछ खास हेल्प नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस करोगे लिख लिख कर 2 बार 3 बार तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने इसके 3 एग्जांपल लिए, आप कम से कम सबसे आसान यही है, ये याद कर लो, बेहतर रहेगा। दूसरा देखते हैं, हमारे पास है आयरन सल्फेट। अगर हम आयरन सल्फेट को भी हीट करें तो ये क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो ये आपको तीनों रिएक्शन है जो एक ही तरह का है, आप इसमें से कोई भी एक याद कर लो। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर कलर मेंशन किया है ना, जैसे ये ग्रीन है, ये ब्राउन है, उसके बाद देखो लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है ये ब्राउन फ्यूम होता है, ये गैस होती है जो ब्राउन कलर की होती है। इस पर एनसीईआरटी ने सवाल पूछा हुआ है, सीबीएसई में सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। इस पर सवाल लूंगा मैं एंड में, तो इसको जरा ध्यान से, इसमें से कोई एक या बल्कि तीनों याद कर लो तो बेहतर है, एंड में आपको सभी याद हो जाएगा, अभी कम से कम एक याद करके चलो। नेक्स्ट, तो पहला क्या था? थर्मल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन 3 तरह से होता है, पहला है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक जैसा कि वर्ड ही यूज किया गया है, इसमें क्या होगा कि हम रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो रिएक्शन होगा, यानी डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो भी डीकंपोज हो जाएगा। देखो बहुत ही फेमस एग्जांपल है और यही यूनिक एग्जांपल भी है, आपकी बुक में एक ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या है? H2O, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो जाएगा। इस पर किस तरह का सवाल आता है? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही है, दूसरा सवाल इस पर बनता है इसके मास और इसके वॉल्यूम पर, तो वो मैं एंड में वो भी सवाल लूंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। तीसरा तीसरा है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटो जो टर्म है ना वो बेसिकली लाइट के लिए यूज करते हैं, तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन यानी कि डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट की हेल्प से डीकंपोजिशन होगा उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन में 2 एग्जांपल है, देखो एक है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और जब इसमें सनलाइट पास होगी तो ये Ag और Cl2 में डिसोसिएट हो जाएगा। इसमें भी एक कलर चेंज होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का होता है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो ग्रे कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेइश व्हाइट होता है, यानी कि ये ग्रे कलर में हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस वजह से कि इसका ना यूज और इसको डार्क बोतल में रखने पर सवाल बनता है। तो इसका यूज ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया देखो, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सेकंड इसमें जो पॉइंट है नोट करने वाली बात वो ये है कि इसको डार्क बोतल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। वो इस वजह से इस पर सवाल पूछते हैं कि व्हाई AgCl इज स्टोर्ड इन डार्क बोतल, तो आपको आंसर ये देना है कि इसको ना इट इज स्टोर्ड इन डार्क बोतल टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग डीकंपोज या गेटिंग डीकंपोज। एक्चुअल में ये है कि जब यहाँ पर सनलाइट, अगर डार्क बोतल नहीं होगा तो सनलाइट अंदर जाएगी और डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए डार्क बोतल में रखते हैं ताकि सनलाइट अंदर ना जा सके। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द डीकंपोजिशन इट इज स्टोर्ड इन डार्क बोतल। हमारे पास थर्ड रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल
displaces less reactive metal from its salt is called displacement reaction. क्या मतलब है इसका? जैसे देखो यहां पर हमने लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट और हमने उसके साथ लिखा हुआ है जिंक. अब जिंक जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है और जिंक एक प्योर मेटल है. अब जब हमने जिंक अगर कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया तो अब ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाएगा और इसकी वजह से इसमें केमिकल चेंज आ रहा है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको. इसका कलर भी चेंज होगा. देखो यहाँ पर ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट. ये तो लर्न कर लो कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है हमेशा. कॉपर सल्फेट में जब जिंक डाला तो देखो ये बन गया जिंक सल्फेट और यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया. सिमिलरली एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी ने लिया है वो क्या है कि कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का और इसके अंदर हमने आयरन नेल डाल दिया है तो इसके अंदर हमारे पास आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया है. और इस पर की एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, उसको समझो जरा. यहाँ देखो कि अज्यूम करो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा है कि ये एक थ्रेड लगाया है. इस थ्रेड के अंदर दो आयरन की नेल हमने इसके अंदर डिप कर दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर. ये आयरन की नेल्स हैं और इसको डिप करने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे 10-15-20 मिनट. उसके बाद हमें इसमें एक चेंज दिखता है. क्या दिखता है कि जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो असल में डिस्प्लेस हो गया कलर. अब कलर चेंज होकर के आ चुका है ग्रीन कलर हो चुका है और वो बन चुका है क्या फेरस सल्फेट. तो यही यहाँ पर कभी कभी सवाल पूछता है कि जो आयरन नेल है उसके कलर में क्या चेंज आया, या आयरन नेल जो है उसका कलर चेंज हो जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है आयरन नेल ग्रे से. तो अब देखिए कैसे. तो यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर. ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4. देखो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो गया किसमें, ग्रीन कलर में. किसकी वजह से, आयरन मोर रिएक्टिव है इस वजह से. तो कौन सा रिएक्शन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ इसके अंदर. और आयरन का जो कलर है वो कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया. तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर, और आयरन के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया कौन, कॉपर. तो ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आयरन जो है उसका कलर चेंज क्यों हुआ है. तो इसको आपको आंसर देना, उसमें ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है इस स्टेटमेंट के साथ. ठीक है, फिगर बनाओ या ना बनाओ लेकिन रिएक्शन और स्टेटमेंट चाहिए. उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसके बारे में अभी तक आपने सीखा नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास. तो अभी फिलहाल के तौर पर आप इसको याद कर लो, एक ट्रिक से इसको याद कर लो कि ये ऊपर वाले जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव है. देखो यहाँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन. अच्छा हाइड्रोजन मेटल नहीं है बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल के साथ भी रिजेंबल करती है, इस वजह से इसको यहाँ पर डाला है. कॉपर, मरकरी, Hg, और Ag क्या है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. तो इसको याद करने का एक तरीका है कि केदारनाथ, K फॉर केदार, N फॉर नाथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. इसको याद रखेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. K फॉर केदार, नाथ से Na सोडियम आएगा, केदारनाथ का मीन Ca का, माली Mg से माली लेंगे, आलू Al से लेंगे, जरा Zn, फीका Fe, पकाता है Pb है H. उसके बाद नीचे का वर्ड याद कर लो आप, छाप. कुछ भी यानी कोई ट्रिक बनाना है ना आसान करने के लिए, तो इसलिए इसका हमने यहाँ पर वर्ड रखा है क्या, छाप. ओके, आगे देखिए, आगे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होते हैं जिसमें, ध्यान से देखना इसके स्टेटमेंट, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस. अब ये इसकी मीनिंग समझो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी एक दूसरे के साथ आयंस का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स. जैसे अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये देखो, ये ना अपने आप में जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ बनेगा Na+ और यहाँ पर बनेगा SO4 2-. सिमिलरली यहाँ पर देखो ये बनेगा Ba+2 और यहाँ बनेगा Cl-. तो देखो इसके अंदर भी एक कैटायन है, इसके अंदर भी एक एनायन है, इसके अंदर भी एक कैटायन है, इसके अंदर भी एक एनायन है. इसके अंदर एनायंस कैटायंस का एक्सचेंज होगा. क्या मतलब, यहाँ पर देखो इसका कैटायन और इसका एनायन, इससे मिलके एक कंपाउंड बनेगा जो कि बन रहा है NaCl. देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला Cl और ये वाला Na, और उसके साथ यहाँ पर बैरियम और यहाँ का सल्फेट, इसका कैटायन और इसका एनायन. तो आपस में एक दूसरे के कैटायन एनायन को एक्सचेंज किया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स. ओके, तो इसमें ये एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी लिखा हुआ है, जहां पर पीपीटी फॉर्मेशन का हमने लिया था कि रिएक्शन होने के क्या क्या कंडीशंस हैं, उसमें ये रिएक्शन दोनों लिखा हुआ है. तो ये रिएक्शन देखिए वहां पर भी रिपीट हुआ ना यहाँ से, तो इसलिए रिएक्शंस कई बार रिपीट होंगे, आपको पेशेंस के साथ
लिखना है, थोड़ा सा इनिशियली आपको टफ लगेगा, 2-4 बार लिखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एकदम आपको सेट हो जाएगा कि हाँ जी बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो वर्ड जो है ना, एक्सो एक्सो एक्चुअल में वर्ड है एग्जिट होना से, एग्जिट बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक, थर्म मींस हीट, यानी कि हीट का रिलीज होना, हीट बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, कोई रिएक्शन करवाएं और उसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका बहुत ही फेमस, एनसीईआरटी में यही दो एग्जांपल बहुत फेमस है, आपको याद रखना है, दोनों पर सवाल बनेगा। देखो ये रिएक्शन मैंने कॉम्बिनेशन में भी याद करवाया है, कॉम्बिनेशन में इसलिए इसको याद करवाया था कि ये एक ऐसा यूनिक रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा यूनिक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, बल्कि ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि एक ऐसा एग्जांपल दो जो कि कॉम्बिनेशन है एज वेल एज एक्सोथर्मिक है, तो उसका आंसर यही है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट रिलीज होगा। तो इस वजह से मैंने वहां पर उसको अंडरलाइन करके बॉक्स में डाला था। दूसरा रिएक्शन है आपके पास, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। चीजें अभी आप याद करते चलो, आपको आसान होगा, धीरे धीरे चीजें रिपीट होती हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हर वक्त हो रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो जो चीजें बनती है वो क्या, ग्लूकोज बनता है, और जब हम सांस लेते हैं तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जाके रिएक्शन होगा और उसके बाद CO2 गैस, वाटर और हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअल में, तो यहाँ पर एनर्जी बनेगी एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। आगे पढ़ोगे आप 5th चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस में ये रिएक्शन आएगा। अच्छा यहाँ पर सवाल ये पूछते हैं कि बताइए कि जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो गया, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें आपको यही रिएक्शन लिखना है और उसमें लिखना है कि द हीट इज रिलीजिंग अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसकी है, रेस्पिरेशन की है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, ऑक्सीजन हम ब्रीथ करके ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मींस ले लो आप, एंडो की मीनिंग होगी अंदर जाने की, राइट। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक, हीट का अंदर जाना, हीट को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पे देखो, द रिएक्शन इन विच एनर्जी, एनर्जी और हीट इज द सेम वर्ड, राइट। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़े, एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एनर्जी रिक्वायर हो। अब देखो एनर्जी 3 फॉर्म में देते हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, टू ब्रेक द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारे के सारे जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, और जितने जितने भी डिस्प्ले डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। आपने देखा एंडोथर्मिक 3 टाइप्स के होते हैं, एक थर्मल, थर्मल डीकंपोजिशंस, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी उसमें हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी कंपोजिशन रिएक्शन से वो एंडोथर्मिक की कैटेगरी में आएगा, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किस में आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। रिएक्शन का लास्ट पार्ट ही बच गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को साथ में देखेंगे तो समझना आसान होगा। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जो मीनिंग आती है वो बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से आती है। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 बनाया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो पीछे जो आपने पढ़ा है, क्या उसमें से कोई रिएक्शन है ये, तो जी हाँ उसमें से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है ये, और ये ऑक्सीडेशन भी है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अच्छा रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना या जुड़ना। जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसलिए दोनों साथ में देखेंगे तो आसान होगा। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो HI है और HI से यहां पर आयोडीन निकल गया, यहां पर I, तो I का यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। उसी तरह यहां पर देखो, यहां पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। फिर से देखते हैं,
ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। अच्छा, हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का निकल जाना, करेक्ट। अब देखो यहां पर हमारे पास है कार्बन, और देखो कार्बन के अंदर यहां पर ऐड हो गया है क्या, ऑक्सीजन। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से आंसर आएगा, रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं होता। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अभी यहां पर देखेंगे ना तो बच्चों में कंफ्यूजन बहुत है, तो इसलिए आंसर आपको हमेशा रिएक्टेंट से देना है। कार्बन के का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या था, HI, और HI से हमारे पास ये बन गया I, तो HI में से H तो निकल गया, तो ये भी क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर है H2 और यहां पर है Cl2, तो अगर आप Cl से लेकर चलो, क्योंकि हमें ये देखो यहां पर Cl से ये क्या बन गया है, HCl, तो Cl के अंदर H यहां पर ऐड हो गया है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ है। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या, सिल्वर के साथ ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड, तो यहां देखो सिल्वर ऑक्साइड से क्या बन गया, ये बन गया सिल्वर, तो सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर यानी ऑक्सीजन का निकलना, ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी कहलाएगा रिडक्शन। तो बहुत इजी है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। अब चलिए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन दोनों का बड़ा भाई है, इन दोनों को साथ काम में कर रहा है, क्या कि देखो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, एक ही साथ दोनों काम हो रहा है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जरा एग्जांपल देखो, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है CuO प्लस H2, अब यहां बन रहा है Cu प्लस H2O। अब देखो CuO से क्या बन गया, Cu, तो CuO से Cu बनने में इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना, जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो रिमूव होना रिडक्शन कहलाएगा, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया है इसका रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का या Cu का, तो आंसर हमेशा रिएक्टेंट से आएगा, CuO का रिडक्शन हुआ है। ओके नेक्स्ट, H2 है और H2 से क्या बन गया, H2O, तो देखो H2 में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, H2 का या H2O का, तो आंसर कहां से आएगा, रिएक्टेंट से, तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बहुत ध्यान से जरा एक बात समझना, पहले मैं इसका आंसर कर दूं, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ सकता है क्या, कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो देखो आप ऑक्सीडेशन यहां हो रहा है, रिएक्टेंट का होता है, तो इसका मतलब आप बोलोगे हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन। किसका रिडक्शन हुआ है, तो आप देखो रिडक्शन यहां है, किसका होता है, रिएक्टेंट का, तो आपका आंसर है CuO, रिडक्शन हो गया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक वर्ड है रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट किसे कहते हैं, एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए काम करता हो, एजेंट मींस जो वर्क फॉर अदर करता हो, यानी टिकट एजेंट दूसरे के लिए टिकट निकालने का काम करता है, तो उसी तरह यहां पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें आंसर इसमें कैसे निकालेंगे, तो हमें बहुत आसान है, निकालने का ट्रिक ये है कि देखो जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो दरअसल दूसरे के लिए क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे के लिए वो रिड्यूस कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया, तभी अगर ये ऑक्सीडाइज कराया, और अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेता नहीं, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन जाता नहीं, तो इसका रिडक्शन होता नहीं। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो रिड्यूस कर रहा हो, खुद को रिड्यूस कर रहा हो, सेल्फ रिडक्शन, यानी कि इसका आंसर आ गया CuO। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सेल्फ को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका आंसर आप दे दोगे H2, क्या है यहाँ पर H2, या वैसे भी आप इस ऑर्डर में लिख लो। अब देखो इसका आंसर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, बहुत आसान है समझने के लिए। अब यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन है, ये आप खुद भी लगा सकते हो, पॉज करके चेक कर लो, मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। देखो ये MnO से कहाँ चला गया, Mn में चला गया, तो MnO से Mn की तरफ गया है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसका मतलब ये कहलाएगा रिडक्शन। अच्छा, यहाँ आप देखो एल्यूमिनियम है, और ये एल्यूमिनियम से कहाँ चला गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में गया है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर क्या हुआ है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जुड़ना है, इसका मतलब ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, करेक्ट है। अब हमें बताना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन वाला पेयर ये रहा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट से आंसर लिखेंगे एल्यूमिनियम। रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन वाला पेयर ये रहा एल्यूमिनियम, यहाँ रिएक्टेंट से आंसर लिखेंगे, तो ये हो गया मैंगनीज ऑक्साइड।
अब हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप यहां से दे दो ऐसे लिख के ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा MnO2। और यहाँ देना रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ आपका आंसर हो गया एल्यूमिनियम, जो कि खुद को क्या क्या ऑक्सीडाइज। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब देखते हैं कि लास्ट पार्ट क्या है कि जो हमने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पढ़ा है, तो उस ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। अगर आप नोट करोगे तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इसका यूज है। अच्छी चीज तो नहीं है, बेनिफिट जनरली नुकसान हो रहा है। जैसे देखो आप हर साल न जाने कितने टन्स ऑफ मेटल्स जो है वो इसकी वजह से लॉस होते हैं। जैसे देखो कई सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो मेटल के बने हुए होते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अपनी लाइफ को वो एक्सपायर कर देते हैं, उसको हटाना पड़ता है क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो जंग की वजह से यानी कोरोजन की वजह से जो है वो मेटल वीक होता रहता है, मेटल की डिकेइंग होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो खाने के आइटम्स हैं उसका टेस्ट और उसका स्मेल भी खराब होता है। आप अगर कोई चीज छोड़ दो, जैसे खाने की चीज सुबह हमने बनाई, इनकेस वो बच गया और अगर शाम में छोड़ोगे तो गर्मी के समय में जल्दी वो खराब हो जाता है, शाम तक दाल है तो खट्टी हो जाएगी, दूध है तो दूध भी फट जाता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही है। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है हमारे पास कोरोजन, कि इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिकेड, मेटल्स का गलना होता है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीन जो वर्ड है, बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर मींस यहां पर आप ये समझ के चलो ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, मॉइस्चर समझ रहे हैं, मॉइस्चर यानी कि वाटर, वाटर ड्रॉप्स होते हैं एयर के अंदर, एंड एसिड्स। अब ये एसिड्स कहां से आएगा, तो ये यस एसिड्स जो है वो वाटर के अंदर होता है, वो एसिड्स। इन तीनों की वजह से क्या होता है कि मेटल का डीके होता है, मेटल के ऊपर कोरोजन यानी मेटल के ऊपर जंग लग जाता है, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन के कैसे बोलेंगे तो उसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। या ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर, अगर सिल्वर को रख दे बहुत दिनों के लिए, निकाले उसके बाद तो उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। उसके बाद ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर। इस पर सवाल भी है, पूछा गया है कि कॉपर के वेसल जो है वो अपनी शाइन क्यों लूज कर देते हैं, तो जनरली वो इसी की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, यानी कि कोरोजन होगा। अच्छा एक बार सवाल पूछा गया है, कोरोजन की डेफिनेशन आप लर्न कर लो। ये भी पूछते हैं कि कोरोजन ऐसी कौन से तीन फैक्टर्स है जो कोरोजन को बढ़ाते हैं, तो ऐसे तीन फैक्टर है हमारे पास, एयर, मॉइस्चर और एसिड। अगर इनके, अगर इनका क्वांटिटी बढ़ेगा या ये आसानी से अवेलेबल होगा तो उससे कोरोजन और जल्दी होगा, मेटल और जल्दी डीके हो जाएगा। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको बचाने के लिए क्या क्या मेथड्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लिए लॉस है, तो इसको बचाने के लिए कुछ मेथड्स है जो अभी आपको पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी हमारे पास तीन मेथड पढ़ने हैं। एक है पेंटिंग, आपने देखा होगा कोई भी मेटल का आर्टिकल है, कोई भी चीज आयरन की है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट एक तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि खूबसूरत लगने के लिए, ब्यूटी पर्पस भी होता है, डेकोरेटिव पर्पस, लेकिन जो असल मकसद है वो ये है कि पेंटिंग करने से क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स या जो मॉइस्चर है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी आयरन की, या कोरोजन नहीं होगा इसकी वजह से। दूसरा क्या, ऑयलिंग। कई सारे फैक्ट्रीज वगैरह में कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारे टूल हैं जिसको में क्या करते हैं, ऑयलिंग करके रखते हैं ताकि उसके ऊपर कोरोजन ना हो, उससे भी बच सकता है। उसके बाद क्या है, गैल्वेनाइजेशन। तो ये गैल्वेनाइजेशन सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर कॉपर की, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। यानी कि जिंक का, आप ये समझो कि जिंक को हमने पीस कर कलर बना लिया और जिंक की हमने पेंटिंग कर दी आयरन के ऊपर। और ये करने से बेनिफिट क्या होगा कि अब अगर कोई एयर या मॉइस्चर या एसिड अगर रिएक्शन करने आएगा आयरन से, तो वो जल्दी से कौन कर लेगा, जिंक कर लेगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोटिंग ऑफ जिंक मेटल, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। उसके बाद क्या, रैंसिडिटी। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि कोई भी खाने की चीजें हैं जिसके अंदर ऑयल है, फैट है, अगर हम उसको एयर में छोड़ दें तो वो क्या होगा, उसके अंदर का टेस्ट और उसका स्मेल दोनों ही चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। अब रैंसिडिटी हमारे लिए भी फायदेमंद तो है नहीं, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि आप तो सब जानते हैं, हम रेफ्रिजरेशन में डालते हैं फूड को ताकि वो खाना खराब ना हो, बच सके, उसका टेस्ट खराब ना हो। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको बहुत ही टाइट कंटेनर में डालोगे जहां पर एयर ना जा सके तो भी उसमें बच जाएगा। तीसरा कंडीशन है जो आप
कुरकुरे, लेस या जो भी मिक्सचर वगैरह पैकेट जो भी आप खाते हैं उसके अंदर कोई भी चीज अगर पैकेट में बंद होती है रैपर्स में, तो उसके अंदर आपने देखा होगा गैस भरा हुआ होता है। तो कंपनी जो गैस भरती है, आप समझते हैं गैस इसलिए तो नहीं भरती क्या ताकि उसके अंदर सामान ऐसा लगे ज्यादा है, नहीं, बल्कि उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है ताकि उसके अंदर के क्रंचीनेस को और उसके अंदर टेस्ट को और स्मेल को बाकी रखे। अगर ये नाइट्रोजन गैस नहीं होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके उसका स्मेल और टेस्ट को खराब कर देगा। तो इसी वजह से हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को रिप्लेस कर ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन गैस से। तो ये बेसिकली 3 मेथड इसके थे और 3 इसके थे। चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्वेश्चंस बचता है तो वो मैं अलग से लूंगा, जो पीवाईक्यूज हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।